हेलो दोस्तों, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक ऐसे हॉस्टल की जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस हॉस्टल की सारी हकीकत मुझे मेरे भाई ने बताई थी। एक रात जब कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी, तभी हवाई से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत आलिया और एक आदमी हमजा निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर राकेश मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज उन लोगों से पूछता है कि तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर उन्हें सफेद चादर की ढकी लाश के पास ले जाता है। आलिया घबराते हुए उस इंस्पेक्टर से पूछती है कि आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं? साहिल को तो अभी हम एक हफ्ते पहले ही हॉस्टल छोड़कर आए थे। वो कितना खुश भी था। अब यूं यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? हमजा आलिया से कहता है, आलिया संभालो अपने आप को। उन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है। हमजा आलिया को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही आलिया अपने बेटे साहिल का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर हमजा भी अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों हमजा को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। और हमजा गुस्से में इंस्पेक्टर से पूछने लगा, बता बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। हमजा के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने हमजा के हाथों को झटकते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, होश में रहकर जबान खोलिए हमजा साहब। मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि ये खड़े खड़े और भी क्या करा जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश अरोड़ा हॉस्टल के पीछे बरामद हुई। आलिया बोलती है, मेरा बेटा तो पढ़ने गया था वहां और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहां? तभी इंचार्ज बोलता है, मौत का तांडव। मौत का तांडव होता है वहां। ये कोई पहली लाश नहीं है जो वहां से आई है। पहले भी कई मौत हो चुके हैं वहां, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की, मौत ही पाई। इंस्पेक्टर हमजा को यकीन दिलाता है और कहता है कि हमजा सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। इंचार्ज बोलता है, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश। बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहां से। इतना कहते हुए मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला जाता है और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे जाता है। वो क्या, कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमय है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे बहुत अजीब लगता है। वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी हमजा जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। राकेश हॉस्टल में जा ही रहा होता है
कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। कहाँ चले बाबू? राकेश पीछे मुड़ता है और कहता है कि हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार बोलता है, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता। राकेश बहस करने लगता है, क्या दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? चौकीदार गुस्से में बोलता है, अरे नहीं होता मतलब नहीं होता। क्या, क्यों, कैसे? ज्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। राकेश सोचता है, बड़े अजीब नियम कानून हैं। राकेश ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की, इतने में वो चौकीदार वहां से निकल गया। राकेश ने भी सोचा, अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगता है। वही हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहां कोई हलचल नहीं होती। दोस्तों, यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। राकेश को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने को ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? राकेश को ये आवाज जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर राकेश तो पूरे दिन बाहर बैठा था। फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार बोलता है, ज्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। राकेश उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो राकेश ये देखकर दंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, अब उसके हर कमरे में लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाइयां साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहां दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार उस आदमी से कहता है, साहब, ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी, और राकेश कुछ पूछने को ही हुआ था, उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहां रूल बोर्ड लगा हुआ था। राकेश रूल बोर्ड के पास पहुंच गया। पहले रूल को पढ़कर उसका तो दिमाग ही घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। दूसरा कि यहाँ भूल कर भी किसी के कमरे में ना जाएं और ना ही किसी को आने दें। तीसरा ये था कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर ना निकलें। राकेश सोच में पड़ गया, ये कैसा रूल है? और राकेश जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहां कोई नहीं था, ना ही मेन गेट पर चौकीदार और ना ही रिसेप्शन पर वो आदमी। राकेश बिना कुछ और सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज आई और उसी चीख के पीछे राकेश अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्ब थरथरा रहा था। इधर राकेश ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे है, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने को तैयार ही नहीं था, इसलिए राकेश खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। राकेश किसी का दरवाजा खटखटाते हैं और बोलता है, भाई मैं राकेश इस हॉस्टल में नया आया हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राकेश तीसरे फ्लोर के सभी कमरों के दरवाजे को आजमा लेता है, पर कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था।
फिर अंत में वो एक दरवाजा को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है कि पूरे रूम में आग लगी हुई थी। जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। राकेश उल्टे पांव बाहर निकलता है, तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों से दस्तक देने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाजा खोलने को अंदर से कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाजा खोलो, अंदर आग लगी है। पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। राकेश ने जैसे ही एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। राकेश शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसा घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंचा उसे पता ही नहीं चला, और तभी वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी आग बुझ गई, पर अब वो पूरी तरह घायल हो गया। दर्द से कराहता हुआ उठ ही रहा था, तभी उसकी नजर चौकीदार पर गई और वो उसी की तरफ बढ़ा। राकेश ने उसे आवाज भी दी, पर वो पीछे मुड़ा ही नहीं, बस बुत बने आग को देखता ही रहा। और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। राकेश पूछता है, चाचा क्या हो रहा है यहाँ, और ये आग यहाँ कैसे लगी, और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे आप? चौकीदार कहता है, मदद के लिए बहुत देर हो गई, अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और राकेश के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। राकेश बोलता है, अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। तभी चौकीदार राकेश से कहता है, बाबू, मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। राकेश पूछता है, मतलब जानना है बाबू? तो ये देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार राकेश का गिरेबान से पकड़कर उसे कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है, और हर कमरे से लाशें किसी हफ्शी की तरह बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ने लगी। पर राकेश दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। राकेश सकपका जाता है, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। चौकीदार रोते हुए बोलता है, क्यों छोड़ता बाबू, क्यों छोड़ता? बताइए। जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है। बात दरअसल करीब 7 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, अरोड़ा हॉस्टल। काफी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए किसी और ने भी यहाँ एक नया हॉस्टल खोला, जिसका नाम भी अरोड़ा हॉस्टल ही रख दिया। और पुराने अरोड़ा वालों ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही अरोड़ा हॉस्टल देखने को मिलेगा। इस बात को सुनकर अरोड़ा हॉस्टल वाले निश्चित हो गए। उन्होंने सोचा वो हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। क्या रखेंगे ये अगली सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई, और उसी रात अरोड़ा हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन ने उसे कमरा नंबर 307 दे दिया, इस बात से अनजान कि इस लड़के को नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिनसे आधी रात में पहले हॉस्टल की सभी कमरों को बाहर से बंद करा और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे टीचर और चौकीदार भी नहीं रोक पाए, और सब उस आग में झुलसकर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक अरोड़ा हॉस्टल देखने मिलेगा। तब से लेकर आज तक जो भी रात को अरोड़ा हॉस्टल की तलाश में निकला, उन्हें यही अरोड़ा हॉस्टल मिला, और बदले में मिली उन्हें मौत। क्योंकि अरोड़ा हॉस्टल में जिसने आग लगाई वो तो बच निकला, इसलिए जो भी रात में यहाँ आता है वही अरोड़ा हॉस्टल में मरे
सभी लोगों की नज़रों में उनका हत्यारा बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर राकेश का क्या होगा ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ये आप लोग खुद समझ सकते हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।